गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना पर ध्यान रखते हुए तैयारी करोगे दोस्त। प्रैक्टिस सेट छठा हम लोग लिए हैं। एक बात और बता दें आपको, सूचना दे दें कि आपकी जैसे परीक्षा तो 18 फरवरी को होनी तय है। तो दोस्त एक आप काम कर लीजिए, जो आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर जितना लगा सकते हैं आप उतना लगा लीजिए दोस्त, क्योंकि एक बात और अभी बता दूं आपको कि बहुत सारे कोचिंग वाले फेल मारने वाले हैं इस बार, इसलिए क्योंकि जो रटी रटाई चीज़ें शायद इस बार थोड़ा सा उलट दें, क्योंकि एजेंसी बदली है ना। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस के जो जीए के जो पार्ट हैं उनको, या यूपी TSS ने जो पूछ रखा उनको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लें, है ना। वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। एडमिरल कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी नौकायन। मुझे एक बात मालूम है, आप लोग ये समझते होंगे साहब ये तो नया चैनल क्या पढ़ाएंगे ये लोग, तो आप विश्वास बना के चलिए। जब 18 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या हमने पढ़ाया है अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है दोस्त, चलिए जो लोग पढ़ रहे हैं जुड़ करके उनको हृदय से आभार, शेयर करते रहें। ठीक है दोस्त, एडमिरल कब पूछा गया, मतलब आप एक बात समझिए इस प्रश्न से, ये तो आप समझ गए कि आपको कप याद करना है, कप और ये समझिए संबंधित खेल और कप संबंधित खेल, ये आपको याद करना दोस्त। क्यों याद करना है? क्योंकि अब ये यहां से प्रश्न आएगा, ये आप मान के चलिए। अब बताइए एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये एडमिरल कप जो है ये आपके नौकायान से संबंधित है। किससे? नौकायान से। अब नौकायान संबंधित 2-3 कप और लिख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अमेरिकन कप, कौन सा कप? अमेरिकन कप। अमेरिकन कप किससे संबंधित है? तो भैया अमेरिकन कप भी किससे संबंधित है? नौकायान से। अगर आपसे पूछे कोई वेलिंगटन ट्रॉफी, क्या वेलिंगटन ट्रॉफी, ये किससे संबंधित? नौकायान संबंधित। मामला क्लियर दोस्त? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर KR नारायण, ऑप्शन डी N संजीवा रेड्डी। बताइए इसमें सही जवाब क्या है? आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर हमसे निर्विरोध पूछा गया है तो भैया निर्विरोध अगर पूछा जाएगा तो वो आपका कार्यकाल 1977 से 82 तक राष्ट्रपति रहे N संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी इनका नाम है। ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं एवं बच्चों को विशेष अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप हिंदी में ऐसे समझिए कि विधि के समक्ष समानता, क्या विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। क्या? विधियों का समान संरक्षण। ये किस में है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 16 में क्या भैया? लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अवसर की समानता मतलब अगर आपसे कोई कहे कि भाई सरकारी नौकरी में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो कैसा है, तो वो सरकारी नौकरी वाला है। ये सरकारी नौकरी आपसे पूछा जाता है, नॉर्मली गांव पूछ लेते हैं लोग, सरकारी नौकरी वाला अनुच्छेद 16 है। लेकिन जो अनुच्छेद 17 क्या भैया? ये है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये छुआछूत का अंत ये बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? आपको पता 5 आधार दिए गए हैं, इसमें 6 आधार हैं, है ना, इसमें 5 आधार हैं।
जाति, धर्म, नस्ल, जन्म, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15 का जो 3 है वो कहता है बच्चों और महिलाओं के लिए जो है अलग से उनको अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, आपसे इकोनॉमी के 2 से 3 प्रश्न आने तय है दोस्त। तो इकोनॉमी में बहुत सारे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इकोनॉमी छोड़ दे रहे हैं, इतिहास पे खूब जोर दे रहे हैं। जबकि इतिहास में आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 22 तारीख से लेकर के मैं थोड़ा सा वो रिदम में आऊँगा, तो मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री के मैराथन लाऊंगा, जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आएगी, ज्योग्राफी, सबकी मैराथन लेकर के आऊँगा। तो उससे बाहर फिर नहीं जाना है, दिखाऊंगा देखो भैया ये प्रश्न यहाँ से आया है। ठीक है, और करंट अफेयर आपको चल ही रहा है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं नीलकंठ रथ, ऑप्शन बी प्रोफेसर JK मेहता, ऑप्शन सी VN गॉडगिल, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यूपी स्पेशल की क्लास जो है वो आपको बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, यूपी स्पेशल भी उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत ये दिया है आप प्रोफेसर JK मेहता ने, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल आपको इसको रट लेना है। आवश्यकता विहीनता ये 3 बार पूछा जा चुका है और अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में भी आया है। यूपी पुलिस ने पूछा है, राजस्थान पुलिस में आ चुका है, तो हो सकता है यूपी पुलिस में पूछ ले। ऑप्शन बी प्रोफेसर JK मेहता ने आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया था। अगला क्या भैया? सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। आपको पता है जल मंडल, स्थल मंडल ये कारक है, तो इसमें तो हमको क्वारंटाइन नहीं होता है। अभी भी आपसे आ गया EIOST, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, है ना। आप जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ऐसे क्रम भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा दोस्त। क्या? जैसे आप यहाँ क्षोभ मंडल हो गया, क्या? क्षोभ मंडल। यहाँ पे क्या हो गया? समताप मंडल, समताप, ये पूछा जाता है कि भाई कौन किस नंबर पे समताप मंडल। यहाँ पे ओजोन मंडल, क्या? ओजोन मंडल होता है। यहाँ पे क्या? आयन मंडल, क्या? आयन मंडल होता है। यहाँ पे क्या? बहिर्मंडल होता है, क्या? बहिर्मंडल होता है। ये भी आपको सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है इसका दोस्त, पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमसे क्या पूछा गया भाई? जो सूर्य है ये जो सूर्य है, इसका जो दीप्तिमान आमुख है, ये वाला दीप्तिमान आमुख, इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो आपको पता है कि सूर्य के बाह्य प्रकाशित सतह को फोटान के प्रभुत्व के कारण इसे क्या कहा जाता है? भाई फोटान है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। और फोटोस्फीयर को क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सी नदी जो है निकलती है जो अमरकंटक है? कौन? अमरकंटक। भाई अमरकंटक से तो आपकी 2 नदियां, जैसे बहुत एक नदी आपकी नर्मदा हो गई, एक तो नर्मदा हो गई है। अब इन चारों ऑप्शन से एक नदी और कौन निकलती है? तो भैया आपको पता है कि भाई अमरकंटक, जैसे नर्मदा का स्रोत यहीं पे है ना। अब इसके अलावा जो है एक और नदी है सोन। कौन? सोन। ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर दोस्त? जो सोन नदी है वो गंगा की दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ से होता है। यह लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती है, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। चौरा चौरी घटना कब घटी थी? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसकी जो कहानी आपको मैं समझाने वाला हूं वो भी समझ लीजिएगा। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 22 फरवरी 1922, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1920। देखिए 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था भैया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्त, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, अब ये कह सकते हैं इसमें बहुत सारे जो हमारे
लोग थे वो मारे गए थे। आपको पता है कि सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये लोग इकट्ठा हुए थे, तो इन पर गोली चला के मार दिया था। अब उसके बाद जो है फिर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ, हालांकि इंडिया में तो नहीं, बाहर होता है, और उसका विरोध यहाँ पे होता है। तो वो दोनों घटनाएं घटती हैं। और उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, 1 जुलाई 1920 से क्या शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन। क्या? असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं दोस्त। क्या? असहयोग आंदोलन। अब इस असहयोग आंदोलन तिलक जी भी इनका साथ देते हैं, लेकिन तिलक जी क्या करते हैं, तिलक जी इसी 1 जुलाई को क्या होता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब पास अवे हो जाते हैं। तो अब ये कहानी जब 1 जुलाई 1920 शुरू होती है, होता ये है कि 1 जुलाई 1920 असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होता है, और ये जाता है आपके पहुंचता है चौरा चौरी गोरखपुर। कहाँ पे? चौरा चौरी गोरखपुर का एक कस्बा है गोरखपुर का, वहां पे पहुंचता है। और वहां पे जो पुलिस है उनको रोकने का प्रयास करते हैं, और चौरा चौरी है भाई, चौरा चौरी, इसको रोकने का प्रयास करते हैं, और उस रोकने के प्रयास में उनसे भिड़ंत हो जाती है। और गुस्साए हुए लोगों ने उनके ऊपर, जब वो पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं, तो गुस्साए लोगों ने क्या किया, थाने में आग लगा देते हैं, और उसमें 23 पुलिसकर्मी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, 23 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। और ये घटना घट जाती 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो इसमें सही तो ये हो गया। अब 4 फरवरी घटना, मान लीजिए आपसे फिर पूछा जाएगा कि भाई चौरा चौरी घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने वापस कब लिया था। तो जब ये घटना घटती है और गांधी जी सुनते हैं, तो उसके बाद ये घोषणा 12 फरवरी करते हैं किसकी, असहयोग आंदोलन के स्थगन की। क्या? असहयोग आंदोलन स्थगन की ये घोषणा करते हैं, और कहते हैं कि साहब मैं 5 दिन तक अब मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मैं इसके विरोध करता हूँ। जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं वो भी हम ही लोगों के बीच के हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ, है ना। तो इसमें ये पूरी घटना घटती है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि चौरी चौरा घटना कब घटी थी, तो ये घटी थी 4 फरवरी 1922 को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई संभाजी या शिवाजी ये मदद नहीं मांगे थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दो में से, तो हैदर अली अपने आप खुद का शेर घोषित, तो ये मदद नहीं मांगने वाला था। टीपू सुल्तान जो है, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789, फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें रुचि दिखाई थी। ठीक है, और इसी रुचि के कारण इन्होंने क्या किया था, श्रीरंगपट्टनम में आप सुने होंगे, क्या? श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। क्या? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, और जो जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। कौन? ये भी पूछा जाता है कि भाई कौन शासक जैकोबियन क्लब का सदस्य था, तो एकमात्र शासक टीपू सुल्तान था जो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। क्या? जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया। ठीक है, जब ये अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहा था तो इसने नेपोलियन से सहयोग मांगा था। किससे? नेपोलियन से इसने क्या सहयोग मांगा था? किसने मांगा था? टीपू सुल्तान ने। तो भैया इसमें इसका जवाब यह होगा कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। और फ्रांसीसियों में किससे? तो भैया उस वक्त एक ही नाम था, एक ही नाम था, नेपोलियन। ठीक है, तो उन्हीं से मदद मांगी थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए लाल प्रकाश, ऑप्शन बी नीला प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश, ऑप्शन डी पीला प्रकाश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है, आपने बहुत, हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं, VIBGYOR, विवग्योर बोले तो विवग्योर, ये आपका वैगनी सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो वैगनी में होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वैगनी के बाद आपका आता है आसमानी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्लू, उसके बाद आपका आता है हरा, मतलब वही ग्रीन जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका येलो मतलब पीला, उसके बाद ऑरेंज बोले तो नारंगी, और उसके बाद अंत में आती है क्या?
लाल जो है ये अंत में आता है। तो भैया किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश या पीला प्रकाश? तो भैया लाल जो है ये तो सबसे पहले आप काट दो, ठीक है, सबसे पहले काट दो आप। अब ये देखो ये यहाँ पे क्या है ये आपका आसमानी है और इसके बाद आपका आता है नीला। तो भैया अब इसमें आसमानी तो है नहीं, इसमें आपका नीला प्रकाश जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हजरतगंज लखनऊ, ऑप्शन बी पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ऑप्शन सी लोकनाथ इलाहाबाद, ऑप्शन डी लोखंडवाला। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जो जन्म है ये प्रसिद्ध लोकनाथ इलाहाबाद में, और ये आपको बता दें कि अगर इलाहाबाद की होली पूछी जाएगी तो प्रसिद्ध होली यहीं पे खेली जाती है। कहाँ पे? लोकनाथ की होली बड़ी मशहूर है दोस्त, है ना, लोकनाथ की होली जो है बड़ी मशहूर है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म भी लोकनाथ इलाहाबाद में ही हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ति अपनी मां का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए जेम्स कीन्स का, ऑप्शन बी मार्शल का, ऑप्शन सी रॉबर्टसन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होता है? कि भाई पूर्ति अपनी मां का जो है सृजन स्वयं करती, यह नियम जो है ये वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। अगर जिसकी जितनी जरूरत है वो स्वयं उसका उतना सृजन कर सकता है, और मांग जब होगी जाहिर बात है जो करने वाले लोग वो करेंगे। तो ये जो इन्होंने इसमें ये जो फार्मूला दिया था ये बेसिकली इनमें से कोई नहीं इसमें सही होगा। ये फार्मूला जो दिया था वो दिया था जे.बी. शाह ने। किसने दिया था? जे.बी. शाह। अब ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हम लोग किसी न किसी एक हम कीन्स का नाम से ज़्यादा सुने तो कीन्स को एक टिक कर दें, बल्कि ऐसा नहीं है, आप जो है इस पे भी ध्यान दीजिए। तो जे.बी. शाह जो है ये पूर्ति अपनी मां का सृजन स्वयं करती है, इसके प्रतिपादक हैं। ये नियम इन्होंने दिया था। ऑप्शन डी उसमें सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 12 नंबर। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुचित्रा सेन की, राम मनोहर लोहिया की, लाल कृष्ण आडवाणी की या सुचित्रा कृपलानी की? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए माई कंट्री माई लाइफ ये आत्मकथा किसकी है दोस्त? ये लाल कृष्ण आडवाणी की है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें सबसे फेमस नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, तो इनकी जो आत्मकथा है वो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। सुचित्रा कृपलानी कौन थी? ये भैया यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन डी सी आपका क्या बिल्कुल सही जवाब? माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था। ठीक है, अगला क्या? भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थे? यहाँ पे थी कर दीजिएगा। ऑप्शन बी जयललिता, ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया ये संभव है कि नहीं संभव है? पहले तो ये आपको जब बताना है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये संभव नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है ये अपने मन से निकालना पड़ेगा। भैया जो आपके प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थे सुचित्रा कृपलानी, इनका विवाह हुआ था जे.बी. कृपलानी से। किससे? जे.बी. कृपलानी से इनका विवाह हुआ था। किससे? जे.बी. कृपलानी से इनका विवाह हुआ था, और जे.बी. कृपलानी जो थे वो उनके विरोधी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 14 नंबर। क्या भैया? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताओ। ये आपका ऐसा प्रश्न है, बहुत कम उस पर देखिएगा। हाजीपुर की लड़ाई को कितने लोग पढ़ाना है आपको, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, और ये UP-SSC में भी आया है। और अभी जो सोचिए UP-SSC ने या तो राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन रिपीट किया, या तो राजस्थान पुलिस ने UP-SSC का क्वेश्चन रिपीट किया है, तो दोनों ने रिपीट किया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। बताइए भैया हाजीपुर की लड़ाई जो है ये कब हुई थी? तो भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर जो भारत में ही है उसकी लड़ाई ये 1965 में लड़ी गई थी, है ना।
उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 में हाजीपुर लड़ाई जो है ये भारत जब विजित हुआ तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये चले गए कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मतलब समझौते के लिए कि साहब क्या समझौता है, पाकिस्तान समझौते के लिए जो है उज्बेकिस्तान, या कभी कभी इसी को आप जैसे हम जो जानते हैं ताशकंद जानते हैं। ताशकंद है कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और आपको पता है इसमें दिल की जो है बीमारी थी इनको थी ही, तो हार्ट अटैक आ गया था, तो इससे इनकी मृत्यु हो गई थी ऐसा कहा गया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था ये अभी खोज का विषय है दोस्त, ठीक है। तो बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जो है ये हाजीपुर की लड़ाई से संबंधित थे। हाजीपुर की लड़ाई बोले तो भारत में ये हाजीपुर एक स्थान है। 1965 लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन है कि यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे, एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? नागार्जुन कौन थे? तो भैया नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय किसकी स्थापना करी थी? तो भैया नागार्जुन जो है ये महायान संप्रदाय के कौन? महायान संप्रदाय के संस्थापक थे। जो 3 संप्रदाय है ना, हीनयान, महायान, ज्ञानान, तो इसमें एक महायान के जो संपादक हैं या जो ये कह सकते हैं संस्थापक हैं वो नागार्जुन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। पता है इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें अनपढ़ की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा अनपढ़ ये कह सकते हैं अनपढ़ जो था वो आपका अकबर था, मुगल सम्राट अकबर। अब इसका शासन कब से कब तक था? तो ये था भैया 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना ब्रिटेन में हुई थी वो उस समय कौन सा मुगल शासक जो है सत्ताधीन था? तो वो भी अकबर उसका भी होगा, ठीक है, उसका भी, क्योंकि 1599 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, तो बेसिकली यही आपका होगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अकबर के विषय में एक और है कि भाई इसने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ये भी आता है आपके दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है अकबर ने कब की थी? तो ये की थी 1582 ईस्वी में की थी। कब? 1582 ईस्वी में। ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। आपको पता है हिंदी साहित्य का क्या? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है ये अकबर के काल को कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां के काल को कहा जाता है ये शाहजहां का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। क्या? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ये कहा जाता है। बहादुर शाह जफर जिंदा पीर, मतलब ऐसे समझ लो कि भाई बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है। बात क्लियर है? तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। अनपढ़ जो मुगल सम्राट था वो अकबर था। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क नाम दिया गया है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी मेरठ में। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ऐतिहासिक जो विक्टोरिया पार्क है जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क नाम दिया गया है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेरठ जिले में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल अगर आपसे पूछ दें, जैसे ये तो विक्टोरिया पार्क है, अगर यहीं आपसे विक्टोरिया मेमोरियल पूछ दे, क्या पूछे भैया? विक्टोरिया मेमोरियल पूछ दे, विक्टोरिया मेमोरियल, तो भैया विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये आपका पड़ता है कहाँ पे? ये आपका पड़ता है कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में पड़ता है। तो विक्टोरिया पार्क अलग है, विक्टोरिया मेमोरियल अलग है, इसलिए ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल इसका सही जवाब है कि भैया विक्टोरिया पार्क कहाँ पे है जिसको जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया है वो मेरठ में है। 18 नंबर,
थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी अजमेर। अब आप सबको पता कि भाई मुगल सम्राट दरबार में पहले कौन आया था, तो टॉमस हेक्टर मुनरो आया था, टॉमस रो आया था, ऐसा आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आपसे भाई जो है पूछ लिया जाए कि भाई जहांगीर के दरबार में तो ये मिला था, जैसे पहली बात तो ये टॉमस रो आया कब था? टॉमस जिसे आप कैप्टन हॉकिंस चिल्लाते हैं, तो इनसे पहले भैया ये जो है जैसे सबसे पहले मुगल दरबार में जो आया था वो आया था 1606 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन ये बेचारा कुछ हासिल नहीं कर पाया था, हॉकिंस जो है हासिल नहीं कर पाया था, ठीक है। और उसके बाद आया 1615 में, कौन? 1615 में आया था थॉमस रो, या इसको टॉमस रो कहा जाता है। टॉमस रो आया था, और ये कहाँ मिला था भैया? ये इनसे मिला था आपके अजमेर के किले में। कहाँ मिला था? अजमेर के किले मिला था। तो मुगल दरबार में पहला जो अंग्रेजी था वो था कैप्टन हॉकिंस। उनसे अनुमति प्राप्त करने का जो पहला व्यक्ति था वो था टॉमस रो। ये आता है, इनको अपनी बातों को घुमाता है और इनसे अनुमति कुछ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। किस देश में यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो आपके कहाँ पे भैया? ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा या सबसे पहला स्थान जो है वो कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो उत्पादन में और भंडार दोनों में अंतर होता है। तो उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन करता है भैया? कजाकिस्तान। लेकिन अगर बात कर लें सर्वाधिक भंडार कहाँ पे, तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी चंबल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? आपको पता है कि भाई ये यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से ये आपकी निकल रही, कौन सी? गंगा जी के समांतर यमुना भी बढ़ती हुई आ रही है। आपको पता है ये आती है और ये प्रयागराज में, यहाँ प्रयागराज में आके मिलती है और ये बनाती संगम, ठीक है। मैदानी क्षेत्र से इसमें जैसे इसमें आपसे ऐसे आप याद कर लीजिए KBC। एक तो केन मिलती है, एक आपकी बेतवा मिलती है, केन बेतवा, और तीसरी आपकी जो है ये चंबल मिलती है। केन बेतवा और चंबल, ये तीन ऐसे हो गई, ठीक है। तीन ऐसे हो गए, तीन तो मिल गई। अब यहाँ से आपका जो है आके एक मिल जाती है, कौन सी? सिंध नदी भी आपके इसमें मिल जाती है आकर के, ठीक है दोस्त। तो अब बताइए इसमें जो आपकी यहाँ पे बात करते हैं केन, बेतवा और चंबल, KBC, ये तो इसमें मिलती है। सोन नदी नहीं मिलती है। तो अब बताइए सर, सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है और किससे मिलती है? तो भैया सोन नदी अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी जो है ये पटना के समीप, कहाँ पे? पटना के समीप जो है, पटना के समीप ये आती है और किससे मिल जाती है? इधर से आ रही गंगा से मिल जाती है। किससे? गंगा से आके मिल जाती है। तो ये भी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप अच्छे से पढ़े होंगे, तैयारी आपकी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक इसमें दिया ही जाता है, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे कहीं पे तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्त। आपके सारे कमेंट का रिप्लाई जो है हम लोग देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।